नमस्कार। अमेरिका से सतीश शाह, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मालूम हुआ कि गुरुवार को भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार भास्कर पर भारत सरकार ने करीब 30 दफ्तरों पर अचानक एक रेड की। सारे दफ्तरों में उनका एक एक स्टाइल है ये करने का। जब भी करते हैं किसी घराने के ऊपर रेड, तो सारे दफ्तरों पर एक साथ रेड होती है। तो पूरे देश भर में उस पर रेड हुई। और सुना कि एक उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा ग्रुप है भारत समाचार करके, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अखबारों पे, टीवी, मीडिया और इन सभी संस्थाओं के साथ अगर वो जुड़े हो, तो कुछ गैर जनतांत्रिक नेताओं ने हमेशा कोशिश की है उसको डराने धमकाने की। अखबार वालों को कई बार गोली से मारा गया है, कई बार चाकुओं से मारते हैं, कई बार उनके मालिकों के साथ बदसलूकी होती है। भारत के आजादी के बाद के 75 सालों में सबसे बुरे दिन 19 महीने के थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी की सरकार ने एक सेंसर किया। ऐसे लोग बैठाए जो सारी चीजें पढ़ते थे। बहुत ऐसी चीजें हुई जिससे जनतंत्र को बहुत नुकसान हुआ। लोगों को जो असलियत से दूर रखा गया, और उसका नतीजा निकला कि 19 साल में सरकार बदल गई, 19 महीने में सरकार बदल गई। पिछले 7 सालों में जो ये देश में जब से प्रेस्टिट्यूट कहा गया अखबार वालों को, एक जनरल ने प्रेस को एक नाम दिया, प्रेस्टिट्यूट। उसका आशय आप समझ सकते हैं, और सब लोगों ने वही मतलब समझा, और वो तब से वो एक शब्द प्रचलित हो गया। उसके पहले अगर आप सुने, जिस तरह से नरेंद्र भाई ने अखबार वालों के साथ एक बनाया था संबंध, उसमें साफ दिखता था कि वो अखबार को एक तरह से जरूरी मानते हैं, क्योंकि वो उनका माध्यम है जनता तक पहुंचने का। लेकिन वो चाहते हैं अखबार वाले उनकी बात कहें, उनके खिलाफ बात नहीं कहें। ये हर तानाशाह ऐसा चाहता है। वो तानाशाह है कि नहीं, तो आपको तय करना है, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है वो तानाशाही है कि हम उसी अखबार को बर्दाश्त करेंगे, उसी मीडिया को बर्दाश्त करेंगे जो हमारे साथ लिखेगा, हमारे फेवर में लिखेगा। और जो हमारे खिलाफ जाएंगे, जो उनका काम है कि हमारे सामने एक आईना रखें। उनका काम है कि सरकार के अपोजिशन में खड़े हों। मीडिया हमेशा सरकार के अपोजिशन में होना चाहिए, उसकी भूमिका यही है। वो एक लोकतंत्र का एक स्तंभ है, और वो स्तंभ हमेशा सरकार के सामने खड़ा होता है। सरकार उसको आत्मसात नहीं कर सकती, उसको उसको जवाब लेना पड़ता है सरकार से। वो खबरें उनको लानी पड़ती हैं सरकार छुपाना चाहती है। पत्रकारिता का काम यही है कि जो सरकार छुपाना चाहे, लोग छुपाना चाहे, उसको उजागर उजागर करें। तो पिछले 7 सालों में जो देश में हुआ है, उसमें जितना पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा 7 सालों में हुआ है। यानी कि हर सरकार को डर लगता है अखबार से, उसका रिश्ता करीबी भी होता है। उसके कई पहलू हैं। पहला तो यह है कि अखबार चलाना आसान नहीं होता, उसके लिए पैसे चाहिए। अखबार के मालिक वो व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं। अखबार में काम करने वाले लोग अखबार चला नहीं सकते। तो जितने बड़े अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन अपने आप को माना जाता था कि वो एक स्वतंत्र अखबार है, लेकिन उसके पीछे भी कई उद्यमी लोग थे। कोई भी अखबार लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे डेक्कन हेरल्ड हो, तमाम जितने अखबार हैं उनको चलाने वाले, सिर्फ आप सामना को छोड़ दीजिए, जो कि बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया। इस तरह के जो है वो पैम्फलेट है, वो बड़े पैम्फलेट हो जाते हैं। लेकिन अखबार की चलना तभी संभव होता है जब वो व्यवसाय बन जाए। जैसे आप व्यवसाय बनेंगे, आपके ऊपर व्यवसाय की के नियम कानून लगाए जा सकते हैं, और उससे ये कहीं ना कहीं, जैसे कि लोगों को कंट्रोल करते हैं आप उद्योगपतियों को, उस तरह आप अखबार कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका कंट्रोल का तो ये है। दूसरा ये है कि उसकी छवि बनाए रखने के लिए उसको आज़ादी देनी पड़ती है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि ठीक है, यहाँ कुछ कंट्रोल हुआ, कुछ आपको आज़ादी दी गई। इस तरह की बातें चलती रहती हैं। ये जो है नेगोशिएशन आपस में सरकार, जनता, अखबार और तमाम जो घटक हैं अपने समाज के, राजनीति के, उनमें ये एक बातचीत चलती रहती है। लेकिन जब एक दायरे से आगे बढ़ जाती है सरकार कि वो अखबार वालों को अरेस्ट करना शुरू करे, इसलिए उन्होंने कोई खबर छापी है, इसलिए कि वो खबर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी दायरे में कोई न कोई कानून का उल्लंघन करती है, उससे एक एक डर पैदा होता है। वो डराने की कोशिश होती है। कुछ लोग डरते नहीं हैं, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, कितना भी सरकार उनको डर लगाए, उनको डराए धमकाए,
वो हमेशा खड़े रहते हैं सरकार के सामने। ज्यादा लोग नहीं कर पाते ऐसा, 100 में एक दो खड़े होते हैं, लेकिन वो एक दो की आवाज बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जब सब लोग अ, चुप हो जाएं तो एक बोलने वाले की आवाज बहुत भारी हो जाती है, बहुत जोर से आती है। दूसरी बात यह है कि अगर सब लोग चुप हो जाएं तो एक जो साइलेंस की जो उसकी जो बड़े उसकी अपनी आवाज निकलती है, उसे कहते हैं अफवाहों की आवाज। अब जब सारे सेंसर चल रहे थे तब भी लोगों के पास खबरें पहुंचती थी, इंदिरा गांधी के बारे में कुछ बुरी बुरी खबरें पहुंचा करती थी। तो एक जो उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जब भी कोई तानाशाह मीडिया को कोशिश करता है गला दबाने की, तो एक अफवाहें शुरू होती हैं, वो उसका दूसरा पहलू है। लेकिन पहला जो पहलू है वो एक उद्योगपति इसको चलाता है। दूसरा, अखबार के लोग जिसमें काम करते हैं उनके अपने मूल्य होते हैं, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसकी एक अहमियत होती है। वो एक जरूरी है कि अखबार के बारे में लोग ठीक से सोचें कि ये हमें सूचना दे रहा है। अगर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो उसे पढ़ेगा कौन? उसके अलावा ये होता है कि आमतौर पे लोग पढ़ते हैं अखबार सिर्फ खबर के लिए नहीं, तमाम चीजें उसमें होती हैं। वो दुनिया की सब चीजें समेट के लाते हैं हमारे पास, सिर्फ राजनीति उसका हिस्सा नहीं होती। तो अखबारों को हम पढ़ते हैं कई वजहों से। तो अगर हो सकता है, जैसे मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में बात करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा अखबार है जब तक कि आप उसका एडिटोरियल पेज ना देखें। यानी कि एक वो छवि बन जाती है। उस छवि से ये नुकसान हुआ कि जो भी गिरिराज जैन कहते थे उस पर लोग पढ़ते थे, इसलिए उसमें, लेकिन उनकी उनकी अभिव्यक्त प्रशंसा कोई नहीं करता था, उनके स्टाइल की प्रशंसा बहुत होती थी। तो मतलब यह है कि अगर आप अखबार और लोग देखें जो पिछले 30 सालों में एक जो टीवी का प्रचलन हुआ, टीवी में भारत में एक मेच्योरिटी नहीं है। मैं देखता था कि जो बड़े अखबार देश के हैं उनमें उनकी भाषा, उनमें संयम, उनके सोचने का तरीका, विचार कैसे भी हो, लेकिन उसमें उसका एक स्तर था। भारतीय अखबारों में जो प्रिंट मीडिया के थे उनका एक स्तर था, उसकी एक छवि थी। दुनिया के अखबारों में उसकी छवि मानी जाती थी, उनसे बड़े अखबार हिस्सा रखना चाहते थे। लेकिन अगर आप देखें आज की तारीख में जो टीवी मीडिया है, उसमें जिस तरह से हमारे एंकर बोलते हैं, जो उसमें उनके मेहमान आते हैं वो बोलते हैं, वो किसी सभ्य समाज के सामने लगता नहीं कि हम पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं। लगता है कि कोई जैसे सड़क पर कोई दादागिरी कर रहा हो। तो ये जो टीवी में मेच्योरिटी अभी नहीं आई है उस तरह से देखें तो। और जो सोशल मीडिया है ये टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ। जो टेक्नोलॉजी शुरू हुई पिछले 70-80 साल पहले, जब इंटरनेट आया 1995 के आसपास, तब ये बात शुरू हो गई थी कि डेमोक्रेटाइजेशन जो मीडिया का होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाएगी। तो कई बार जैसे कि हमारे यहाँ एक छोटी सी मिसाल है कि अगर हम पुराने टेलीफोन के हिसाब से चलते तो अभी 200 साल बाद हर आदमी के पास टेलीफोन नहीं होता। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई, सेल फोन आया, आप सबके पास फोन हो गया। उसी तरह से अखबार की बात है, बात पहुंचाने की बात है। जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समाचार को पहुंचाना सस्ता नहीं कर दिया इस हद तक कि हम और आप व्हाट्सएप से बिना एक पैसा इंटरनेशनल कॉल की दे दिए बात कर सकते हैं, वीडियो की बात कर सकते हैं। 1990 में मुझे आधे घंटे की वीडियो के लिए $4000 देने पड़ते थे। उसकी लागत ये थी। आज की तारीख में हर आदमी बिना एक पैसा दिए वीडियो बात कर सकता है। ये इतना फर्क पड़ा है पिछले 30 सालों में। तो यानी कि 30 साल पहले जिस चीज के लिए हमें आधे घंटे के लिए, मान लीजिए उस समय डॉलर की कीमत 10 रुपए थी, तो देने पड़ते थे 40,000 रुपए। उसके लिए आज हम 0 पैसे देते हैं। मान लीजिए बहुत तो बहुत 1-2 रुपए देते हैं, अगर आप देखेंगे महीने के 100, 200, 300 रुपए देते हैं फोन के आप। यानी कि टेक्नोलॉजी ने ये आसान कर दिया है कि आम से आम आदमी भी अपनी बात कह सके। उस बात की पहुंच कहाँ तक होगी वो उसके अंदाज पर निर्भर करेगा, उसके सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा। लेकिन बात कहने की जो एक क्षमता है वो हमारे पास हर नागरिक के पास है, और वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो सरकार ने कोशिश की, अगर सामाजिक मीडिया इस तरह से फैल रहा है तो उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। क्योंकि समाज सरकार के पास या बड़ी पार्टी के पास इतने पैसे थे कि 1000, 2000, 5000 लोगों को लगा दें जिससे कि गलत खबरें छाप भेजी जाए लोगों के पास। उससे जो है एक, अब आप, मैं जब बातें करता हूँ लोगों से तो जो व्हाट्सएप से बातें होती हैं उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं बनस्पति, टाइम्स ऑफ इंडिया या जो बड़े अखबार हैं, या टीवी की बातों से। ये सब जो है एक जमाने में इनकी एक प्रभुता थी, इनकी एक क्रेडिबिलिटी थी। आज की तारीख में वो क्रेडिबिलिटी के लड़ते हैं सोशल मीडिया से।
तो एक जो आम आदमी कहता है, उसकी आवाज का उतना ही मतलब है जितना कि एक बहुत नामी पत्रकार बोलेगा या सरकार बोलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक आज की व्यवस्था में एक बदलाव जो आया है, बहुत बड़ा बदलाव है। इससे हम कैसे जूझते इससे ये अपना जनतंत्र मजबूत करते हैं, या गवर्नेंस ठीक करते हैं, या हर आदमी के विकास के लिए इसका काम करते हैं, या सरकार सरकार तो हमेशा कोशिश करेगी, चाहे जैसी स्थिति हो, हम कैसे सरकार बने रहें। उसके लिए अगर वो चाहे, जरूरत पड़ेगी तो मीडिया को गैग भी करेगी, वो तरीके निकालेगी, कुछ प्रलोभन देगी। जैसे कितने तमाम जो जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के हैं, उनको D2 के घर मिला करते थे। D2 आमतौर पे डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी के अफसर, रैंक के अफसरों को मिलता था, और हर करस्पॉन्डेंट उनके अपने कोटा बना हुआ था, कोशिश करता था उनको घर मिल जाए। कई मुख्यमंत्रियों ने उनको प्लॉट दे दिए, कई लोगों ने कुछ नई रिटायरमेंट स्कीम बना दी। यानी कि सरकार की कोशिश होती है कि अखबार वालों को हमको किसी तरह से प्रलोभन देते रहो। एक तरह मालिकों को भी कुछ देते रहते हैं कि विज्ञापन दे दिए, जो उनके साथ काम करते उनको विज्ञापन दे दिए, जो नहीं करते उनको विज्ञापन नहीं दिए। उसके अलावा जो और तरीके हैं, जैसे कि बिजली काट दी, बैंकों से कहा उनको क्रेडिट मत दो, ये बहुत तरीके हैं। लेकिन जो आज सामने आ रहा है वो कि सरकार डायरेक्टली कहती है कि उनको अरेस्ट करो, इनके खिलाफ FIR दायर करो, मुकदमे चलाओ। किस बात के? इन्होंने हमारे खिलाफ बात कही है, वो देशद्रोह की बात है। अगर पत्रकारिता देशद्रोह बन जाएगी तो जनतंत्र कहाँ तक चलेगा? तो जो अभी नरेंद्र मोदी ने किया है, पहले शुरू में NDTV के साथ हुआ, अब दैनिक भास्कर के साथ। भास्कर ग्रुप ने ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा काम किया कि कुछ कोशिश की सच बोलने की, कोविड के नाम पे। आमतौर पे वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान है, लेकिन कोविड पे उनको लगा कि कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि जब चीजें एक हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को रोकना। तो बाकी गतिविधियों ने रोक लिया। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से जो बात उनको ठीक लग रही है वो लिखें, क्योंकि दैनिक भास्कर के अखबार वालों को शायद लगा कि इसको छपाना जो है, उसके बाद हम पत्रकारिता को नहीं कह सकते। ऐसा मेरा मेरा मानना है, क्योंकि वरना वो ऐसा काम करते ही नहीं, कि जो हमेशा सरकार के साथ चल रहे हैं। मुझे एक भास्कर का संपादकीय याद है, उसमें नरेंद्र मोदी की गुणगान की इस तरह से कि तुम रक्षक काहू को डरना। उनके संपादकीय में लिखा गया कि जब तक आप हैं तब तो हमें कोई डर ही नहीं है। जबकि सच ये है कि जितना डर एक अच्छे अखबार वाले को नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ है, उतना मेरा परिचय 1980 से अखबार से है, तब से ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जब से ट्रंप ने मीडिया के खिलाफ करना शुरू किया, फेक न्यूज की बात की, मीडिया को बुरा भला कहना शुरू किया, 4 साल में उसने 3,000 स्टेटमेंट दिए मीडिया के खिलाफ, जिसमें उसने कोशिश की कहने की कि मीडिया खराब है, मीडिया ही सारी बात की जड़ है, यही झूठ फैलाता है। तो उसने ये सब इसलिए किया कि उसके बारे में जो झूठ कहा जाए, जो सच कहा जाए, वो लोगों को झूठ लगे। तो उसकी तो स्ट्रेटजी बहुत साफ थी। तो ट्रंप के जमाने में जितना अमेरिका में मीडिया का नुकसान हुआ है, क्रेडिबिलिटी का, वो बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट कोई प्रेशर ऐसा नहीं पड़ा, उनको अरेस्ट को नहीं किया गया। अगर कहीं दंगा हुआ, कहीं किसी ने पकड़ लिया, बात अलग है। लेकिन उनके ऊपर स्टेट का कोई प्रेशर नहीं था। राष्ट्रपति कह रहा है उनके खिलाफ, उससे एक डर बनता है माहौल का। अगर नेता कहेगा कि ये लोग बुरे हैं, तो कहीं डर लगता है कोई लोग उनको पीटना चले आए, उनके खिलाफ न खड़े हो जाएं, उनकी शीशा लेदर न करें, वो डर रहता है। लेकिन सरकार ने खुद ऐसा कभी नहीं किया। अगर वहां से चले, जो तमाम देश जो भारत की आज श्रेणी में खड़े हुए हैं, उनमें हंगरी है, जहाँ जनतंत्र नहीं है, पोलैंड है, जहाँ लोग कहते हैं कि माफिया राज है, ईरान हुआ, जो जितने भी देश है, किर्गिस्तान है, अगर आप, नाइजीरिया है, जितने देश जो हैं खड़े भारत के साथ इस समय में, अखबार का अखबार को कमजोर करने में, अखबार वालों के ऊपर या मीडिया के ऊपर अपना जो एक क्या कहते हैं, सरकारी नियंत्रण लगाने में किसी न किसी तरह से उसको उसका गला घोटने में जो लगे हुए हैं, वो देश इसी तरह के हैं। नाइजीरिया, हंगरी, पोलैंड, किर्गिस्तान, ईरान, इराक और इसराइल में कुछ भी कहें, मीडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन उनको हमेशा सिद्ध करना पड़ता है कि वो जनतंत्र भी है, तो कोशिश करते हैं उसको बैलेंस करने की। यूरोप में कुछ एक वारदातें हुई हैं, लेकिन सब मिला के अमेरिका, यूरोप, जापान में जो पत्रकार के ऊपर प्रेशर ऐसा नहीं है। वो प्रेशर पश्चिमी एशिया पे बढ़ जाता है, वो वॉर करेस्पॉन्ड के लिए बढ़ जाता है। लेकिन
एक आध जो अगर हत्याएं वगैरह होती हैं वो इसलिए कि वो कुछ ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते हैं। सरकार उस पर ऐसा कुछ नहीं करती। तो सरकार का काम है लोकतंत्र की जो एक स्तंभ, बराबर का स्तंभ है मीडिया, उस स्तंभ को उसकी स्वायत्तता दी जाए। ऐसे नियम बनाए जाएं कि कानून रक्षा करें कि सरकार अखबार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। जैसे प्रोटेक्शन जुडिशरी को नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलेगा, मीडिया को नहीं मिलेगा, तो हमारी व्यवस्था चल नहीं सकती, वो एक तरफा हो जाएगी। अभी लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा बड़ा करिश्मेटिक नेता हमारा बन जाए जो देश की दिशा बदल दे, उससे जनतंत्र क्या जीवित रह पाएगा। तो अगर मीडिया के ऊपर इस तरह के अत्याचार होंगे, इस तरह का अटैक होगा सरकार की तरफ से, तो जनतंत्र की जड़ें वो थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जरूरी है कि वो चाहे आप जो भी हो, जहां भी हो, आपको कहना पड़ेगा कि मीडिया को आजाद करो। आज की तारीख में हमारे परिवार के तमाम लोग मीडिया को कम, नरेंद्र मोदी की बातें ज्यादा मानते हैं। ये एक किसी भी जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा हिटलर के जमाने में हुआ था। जो हिटलर कहता था उसको कोई किसी के पास चारा नहीं था उसको ना मानने का, और बाकी जो छोटे मोटे लोग विरोध करते थे उनका हश्र बहुत बुरा होता था। मैं सोच रहा हूँ ऐसा शायद अपने देश में ना होगा। समय बदल चुका है, 140 करोड़ लोग ये ऐसा नहीं होने देंगे। इस विश्वास के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।